और ये भारत माँ ही है कि जब जब इस भारत माँ ने एक शीश मांगा है तो इस देश के लाखों बेटे और बेटियों ने अपने शीशों को कुर्बान किया है। ऐसी धरती, ऐसी सनातन संस्कृति के अंदर ये माँ ही तो कह सकती है, इस देश की माँ ही तो कह सकती है कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर एक भी निशान नहीं मिल सकता। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, इस धरती के शौर्य है, इस धरती की वो वीरता है जो हमारे लहू में दिन रात बहती है। वैभव जी ने अपनी संस्कृति की, अपने समाज की, अपने दोस्तों की, खुद की जो किए हुए कार्य के पलों को शब्दों में परो करके एक मानवीय बंधुत्वता का एक संदेश देने की इस किताब के माध्यम से कोशिश की है कि हम सच में मानव हैं, कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ण नहीं है। ईश्वर ने तो एक मानव ही भेजा ना इस धरती पर, और क्योंकि वो जीव है, हम सब जीव ही तो हैं, इतना सुंदर जीव एक मानव के रूप में भेजा। वो शायद आज ऊपर से वो ईश्वर देखता होगा तो नीचे देख करके वो भी शर्माता होगा, कि आश्चर्यचकित होता होगा कि एक सुंदर जीव भेजा और नीचे आकर के कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ण, कोई क्षेत्र के लिए एक दूसरे के लहू को बहाते चले जा रहे हैं। उसको भी एक दुख होता होगा। हम मानव हैं और मानव कल्याण, मानव को एक साथ बांधने की, मानव की सहयोग की, मानव की सहायता की, मानव को और ऊपर उठाने का हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। यही शायद हमारी सनातन संस्कृति है, यही हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है। हिंदुस्तान की संस्कृति जब कल्चर के बारे में बात करते हैं तो कभी समझते हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान का जो ये संस्कृति है सीधी प्रकृति से जुड़ी है, प्रकृति से, क्योंकि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं। और इनको पूजने से क्या होता है? पाश्चात्य शैली के देश बोलते हैं इनसे पूजने से क्या होता है। आपको नहीं पता कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं इन्हीं से जी रहे हैं, इन्हीं से जी रहे हैं। पानी अगर आपको ना मिले तो आप मर जाएंगे, और पेड़ ना हो तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो आप वैसे भी मर जाएंगे। तो अगर मानव को जिंदा रहना है या इस सृष्टि को अगर जिंदा रखना है तो इस प्रकृति से मोहब्बत करनी पड़ेगी, उससे प्यार करना पड़ेगा। और यही हमारी सनातन संस्कृति है, यही हमारी प्रकृति की जो एक मूल तत्व है। और इस धरती पर पैदा होने के बाद और इस धरती की सेवा करने का सौभाग्य अगर मिल जाए तो इससे बड़ा और गौरव कुछ नहीं हो सकता है। वर्दी पहनकर के एक सैनिक नहीं बना जाता, बल्कि सैनिक बना जाता है विचारों से, व्यवहारों से। वर्दी पहनकर के सैनिक आपकी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से अपने देश की रक्षा करने के लिए आपको मन से, मस्तिष्क से सैनिक बनना पड़ेगा। क्योंकि सैनिक निस्वार्थ भाव होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। वो हमेशा परोपकार के लिए, सदाचार के लिए और एक डिसिप्लिन अपने जीवन में अनुशासित होता है। हम बहुत सारा कुछ इकट्ठा कर लेते बाकी हमारे अंदर जो अनुशासन है ना, वो अनुशासन हमारी तमाम उपलब्धियों को नीचे गिरा देता है। हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन को एक स्थिर बनाना है और अपने समाज और राष्ट्र को कुछ देना है, तो सबसे पहला आपके अंदर होना चाहिए अनुशासन।
और वो अनुशासन ही आपको उपलब्धियों के रास्ते पर अग्रसर करेगा। मैं भी आप ही की तरह था, कोई ऐसा नहीं हो कि मैं भगवान ने ऊपर से ऐसे भेज दिया। एक मां के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान का बेटा और एक जवान का बेटा, पिता से युद्धों की कहानियों को पढ़ करके सुन करके बड़ा हुआ, किताबों में वो कहानियों को पढ़ा और पढ़ने के बाद एहसास हुआ, आभास हुआ और एक भाव उत्पन्न हुआ कि फौजी बनना है। लेकिन नौजवानों साथियों, आप आज एजुकेशन जो आप कॉलेज में जो है जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी आपने अपने सोचा कि मैं मैथमेटिक्स या मैं इंजीनियरिंग में जो भी आपने डिप्लोमा कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ने का मकसद क्या है? क्योंकि हमें मकसद ही पता नहीं है, चले जा रहे हैं। और पेरेंट्स भी इसमें जो है बहुत बड़े भागीदार हैं। मैं पिछले 2 महीने में ये जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, नीट वाले जो छात्र और छात्राएं हैं, उनसे मिला, भाई डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? कोई जवाब नहीं। बस 1,60,000 स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट ने बोला सर मुझे पता है, किस लिए? बोला पैसा कमाने के लिए। मगर कम से कम तुमने अपना एम तो बता दिया कि डॉक्टर बनना है तो पैसा कमाना है। बाकी को तो किसी को यही पता नहीं है कि बनना क्यों। किसी से पूछते किस लिए बनना है, बोला मम्मी के लिए बनना है। किसी के लिए पापा ने बोला इंजीनियर बनना है। जब तक आपको अपने जीवन का पर्पज नहीं पता है तो आपके अंदर पैशन कहां से आएगा? और जब पैशन नहीं आएगा तो आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा? तो आप अपने जीवन का पहले पर्पज, और मैंने अपने पर्पज को बहुत 6th क्लास से निर्धारित कर लिया था कि फौजी बनना है। क्यों बनना है ये भी पता था कि एक युद्ध लड़ना है। सिक्स क्लास का बच्चा कितनी उम्र का होता है? 10-11 साल का होता है। 10-11 साल के बच्चे को युद्ध की ABCD नहीं पता है। बस उस सपने को, उस थॉट को विजुलाइज करता रहा, उसको जीता रहा। और ये सच मानिए कि विजुलाइजेशन, पावर ऑफ विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो आप विजुलाइज करते हैं, जो आप जीते हैं, जिया किससे जाता है? सोल से, आत्मा से। और आत्मा तो परमात्मा का अंश है। अगर आप अपने सपनों को अपनी सोल से, अपनी परमात्मा से जी रहे, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपके उस सपनों को साकार होने से रोक सके। 12th में था, 16 साल 5 महीने की उम्र थी, फौज में भर्ती हो गया और पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है कि मैं गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था। क्योंकि उस धरती पर कुछ समय के बाद में एक बड़ा युद्ध होने वाला था जिसको किसी को भी ज्ञात नहीं था। और उस धरती पर पहले से 1990 से आतंकवादियों ने एक युद्ध चलाया हुआ है जो अमानवीय क्रूरताओं का तांडव किए हुए हैं। तो उस युद्ध के साथ हमारी फौज लड़ती चली आ रही है, उन दहशतगर्दों के साथ, उग्रवादियों के साथ 1990 से, और आज तक वो युद्ध लड़ रही है। मुझे उस युद्ध का हिस्सा बनना इसलिए जरूरी समझा होगा क्योंकि बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का अनुभव बहुत जरूरी है। वहां पर युद्ध लड़ते रहे, समय व्यतीत होने लगा। वर्ष 1998 आया जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वे समझ चुके थे, उनको एहसास हो चुका था कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया। और ये सच है, जहां शांति होती है वहीं उन्नति और विकास होता है। और ये किसी राष्ट्र और समाज तक सीमित नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत भी है। ये नौजवान ये समझ रहे होंगे कि जब आपका मन और मस्तिष्क में बेचैनी होती है, जो थॉट की कॉन्फ्लिक्ट होती है,
तो आप चाहे पूरे दिन पूरी रात किताब लेकर के बैठे रहो, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं। मन की शांति के लिए अपने आप से प्रेम करना पड़ेगा, उस परमात्मा के साथ ध्यान करना पड़ेगा। जब ही आप अपने मन और मस्तिष्क में शांति रख सकते हैं, और जब आपके मन और मस्तिष्क में शांति होगी, आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अशांति किससे मिल रही है? इससे, है ना? ये सबसे बड़ा अशांति का कारण है हमारा। ये बेटा जितने भी ये फोटो खींच रहे हैं ना, रील बना रहे हैं, रात को 12 बजे तक इंस्टाग्राम पर डाल करके चेक करेंगे लाइक कितने आ रहे हैं। नहीं, यही है, इसने हमारी जो है ना मन और मस्तिष्क की जो है ना शांति को खत्म कर दिया। फौज के अंदर एक ग्रेनेड होता है, उसका नाम होता है हैंड ग्रेनेड नंबर 36, और इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जब फटता है तो उसके 36 टुकड़े होते हैं, और यही स्मार्टफोन हैंड ग्रेनेड नंबर 36 ही है। क्योंकि जब ये भी फटता है तो हमारी जिंदगी को 360 डिग्री पर घुमा करके खड़ा कर देता है, और फिर हमें पता नहीं होता कि हम करें तो करें क्या। फिर ऐसा लगता है कि जीवन बेकार है। जीवन बेकार नहीं है, जीवन बहुत खूबसूरत है और जीवन बहुत अनमोल है। लेकिन हमारे अंदर नेगेटिव भाव आ गए, इसलिए हमें जीवन बेकार लगने लगता है। तो इसलिए अब अगर व्यक्ति अपनी प्रगति, अपनी उन्नति और अपने कैरियर को अगर आप बनाना चाहते हैं, तो इससे जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहने की चेष्टा करना। इसने हमें मानसिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी कमजोर कर दिया है। और ये बहुत बार देखने को मिलता है। ये नौजवान जितने भी है ना, इनको बहुत कम पता होगा रात को कि जो हमारे कमरे में हमारी दादी माँ या हमारे मम्मी पापा है, उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है। लेकिन अमेरिका में बैठे हुए दोस्त के बारे में पता होगा कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया है। ये प्रचलन हो गया है, ये ट्रेंड बनता चला जा रहा है इस तरह से। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, क्योंकि 25 साल से ट्रेवल कर रहा हूं। एक अभी की एक घटना है सर, ट्रेन में सेकंड एसी में बैठे हुए हैं, दोनों मियां बीबी, छोटा सा बच्चा ऊपर है, और दोनों एक इधर मोबाइल पे लगे हुए। मिसिज ने पति को मैसेज दिया, बच्ची को दूध की बोतल दे दो। उसने पतिदेव उठे, उन्होंने बैग से दूध की बोतल निकाली, ऊपर बच्चे को दे दी, फिर अपने मोबाइल में लग गए। बच्चे ने दूध पिया, नीचे देखा, मम्मी पापा तो सुन ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, उन्होंने ऊपर से दूध की बोतल नीचे फेंक दी। ये हमारे समाज की स्थिति होती चली जा रही है, जो बड़ी घातक है। टेक्नोलॉजी हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, इस्तेमाल करना आना चाहिए, लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही। इससे जितने मोहब्बत करोगे उतनी आप अशांति अपने आप पाल लोगे, और इन किताबों से जितनी मोहब्बत करोगे ना, उतनी आप मन और मस्तिष्क के अंदर शांति पाते। तो शांति के लिए उन्होंने लाहौर बस यात्रा समझौता एक्सप्रेस शुरू की, ताकि दोनों देशों की आवाम के बीच सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्क तरक्की के राह पर आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान का जनरल वो नहीं चाहता था कि दोनों देशों की आवाम के बीच शांति हो। इसलिए उन्होंने कारगिल, बटालिक, दराज, तुर्तुक, ऐसे दुर्गम पहाड़ियां जहां पर सर्दियों के समय -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, कल्पना कीजिए कि जहां आप रह रहे हैं यहां पर मिनिमम टेम्परेचर कितना जाता हो, 10-15 डिग्री। कभी कभी अगर 60 डिग्री पहुंच गया तो आप अपने बिस्तर से निकलना नागुजार समझते हैं। और आप ही के गांव के, शहर के, प्रदेश के, देश के वो नौजवान आज भी उसी -60 डिग्री टेम्परेचर में दिन रात खड़े होकर के ड्यूटी दे रहे हैं।
वो इसलिए ताकि इस देश का युवा अपने कैरियर को बनाए और इस राष्ट्र को आंतरिक रूप से समृद्ध और सशक्त बनाए। इसलिए वो दिन रात अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। युवाओं में एक बहुत बड़ी चीज चली है, आजादी चली है। किस चीज से आजादी चाहिए? किस चीज से आजादी चाहिए? आपको परमात्मा ने आजादी तो पैदा किया, और जो जीने के लिए आपको जो चाहिए, क्या चीज चाहिए? पानी चाहिए, हवा चाहिए, वो आपको मुफ्त मिल गया। और खाना चाहिए, इतने आपको खाना भी फ्री मिल रहा है। जंगलों में चले जाओ, पेड़ इतने जो है फल फूल कंद हैं कि आप अपने जीवित रह सकते। आपको इस धरती ने जन्म दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिया, खाना दिया। अब तो आपका देने का दायित्व बनता है, आपका उपकार है कि आप इस धरा को कुछ दें। तो अधिकार मांगने से पहले कम से कम अपने कर्तव्यों के बारे में सोच लेना। आपके 6 अधिकार हैं तो 10 कर्तव्य भी इस संविधान में लिखे हुए हैं। तो हमें अपने कर्तव्य और दायित्व के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो वो कर्तव्य था, दायित्व था, वो आज भी अपने सैनिक अपने दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं। और 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां थी। मई और जून का महीना था, जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर था। जितनी देर अभी आपसे बात करते हो गए, इतनी देर अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाए, चेहरे की स्किन फट जाती थी और खून टपकना शुरू हो जाता था। ऐसी परिस्थिति में दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के ये जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन दुश्मनों की भारी गोलाबारी के बीच उन पहाड़ियों पर चढ़ते चले गए और दुश्मन के बने हुए बंकरों को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। हमें पहले तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ने का मौका मिला। तोलोलिंग टॉप पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा, और 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया है। तब जाकर के 12 जून 1999 को इस हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप हमें पुनः प्राप्त हुआ। उसके बाद क्योंकि फौज में मल्टीपल टास्क मिलते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी काम करते, दूसरा काम अगर आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपको दे दें, तो आप में लगता है नहीं, ये तो मुझे तंग करने के लिए दिया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। वो आपको परेशान नहीं किया जा रहा बेटा। जब हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर पॉजिटिविटी होगी, वो आपको परेशान नहीं, बल्कि आपकी क्षमता और सक्षमता को बढ़ाने के लिए आपको टास्क दिए जा रहे हैं। तो हमें मल्टीपल टास्क, टाइगर हिल जो दराज सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, उसको फतेह करने का टास्क दिया गया। हाइट ज्यादा थी, 17,000 फीट, जिस पर ऑक्सीजन नहीं थी। तो एक नई कमांडो टीम का गठन किया गया। उसमें नए जवानों का, पुराने जवानों का मिश्रण करके एक टीम का निर्माण चल रहा था। तो उस टीम के अंदर मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला। तो मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। और आप बड़ी विस्मित भरी निगाहों से देख रहे हो कि नहीं, ये बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया। मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं, आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। उस समय तक मेरी कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ इतनी पहचान थी कि मैं भारतीय सेना का एक सैनिक हूं, 18 ग्रेनेडियर बराव कंपनी नंबर 5 प्लाटून नंबर 1 सेक्शन का एक नंबर 1 सिपाही हूं। इतनी पहचान थी। लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्निशन पहुंचाना। 15 में से 3 जवान हम ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे, और उसी काम से हमारी पहचान बनी। ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको इस घातक प्लाटून कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए।
इस तरह से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस टीम का हिस्सा हुआ। उस टीम को उस पहाड़ी पर सबसे पहले हमला करना था। हाइट ज्यादा थी तो दुश्मन दूर से दूर देख सकता था, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज था। और नौजवान साथियों, एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस जीवन में अगर सबसे बेशुमार कीमती चीज है तो क्या है? हाँ, कोई भी समय, टाइम बेशुमार कीमती है। आज का एक पल कल पूरी दुनिया की दौलत को लाकर के किसी के कदमों में डालोगे, आज के इस एक पल को खरीद नहीं पाओगे दुनिया की दौलत से। और इसकी बहुत बड़ी विशेषता भी है, अगर इस समय के साथ आप कदम से कदम मिला करके चलोगे तो आपको अपने लक्ष्य तक, आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और इसकी और बड़ी विशेषता यह भी है, अगर आप रुक गए तो आपका बाजू पकड़ करके साथ में लेकर के चलने वाला नहीं है, आपको वही छोड़ करके चला जाएगा। तो समय, इसलिए समय के साथ कदम से कदम मिला करके चलो। समय ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो हमने वहां समय की महत्व को समझा कि अगर हम दिन के समय अगर अटैक करेंगे तो दुश्मन देख लेगा, दूर से दूर मार देगा। और बहुत सारे लोगों की नहीं मेंटेलिटी होती है, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए ही तो है, कहते नहीं, सुना होगा। मैं उनकी मेंटेलिटी ठीक करने के लिए कहता हूं, फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। इसलिए रात का इस्तेमाल किया और उस पहाड़ी पर रात भर चलते थे। दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर लगातार हिंदुस्तान के जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य है, शायद वो कल की ही तो बात है। मुझे याद है सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव था, रस्सियों के सहारे चढ़ने लगे। अचानक से दुश्मन ने फायर खोल दिया, हमारी टीम का रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े, सामने फिर दुश्मन के बंकर। हम सातों जवानों ने पलक झपकते ही अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाटों में। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, हम केवल 7। ये सातों जवान निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते वो पल, वो दृश्य भी आए जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी और ठीक मेरे सामने मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए आगे बढ़ता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, जैसे पूरा सर निकल करके बाहर। हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोले। मेरी बगल में बैठा हुआ मेरा ट्रेनिंग का साथी, उसके मुख से आखिरी शब्द क्या, और उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर वैसे लेट जाता। एक साथी आगे बढ़ता है, फिर एक दुश्मन की आर्टिलरी का बम गिरता है, वहां से इसकी गर्दन यहां से कट करके जमीन पर गिर जाती है। बिना सर के वो धड़ 2 कदम चलता है, फिर गिर जाता है। वो गर्दन जब जमीन पर गिरती है, किस तरह से उछलती है, किस तरह से तड़पती है, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक और साथी आगे बढ़ा, फिर एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। और इस तरह से एक एक करके मैंने अपने तमाम साथियों को खोया। चारों तरफ से गोलियों की बौछारें चल रही थी और उन्हीं गोलियों की बौछारों में घायल अवस्था में मैं वहां पर पड़ा हुआ था।
उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं। तो उनका एक कमांडर ने बोला इनको रीचेक तो कर लो, इनमें से जिंदा तो नहीं बच गया कोई। तो आकर के जब हमारे जवानों की बॉडियों में गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने सामने वाले को गोली मारी, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को, मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। कोई यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें, पत्थर और गालियां देते रहे। ये बहुत देर तक तांडव चला। इसको देखता भी रहा, सहता भी रहा। काफी देर के बाद फिर इनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। जो हमले वाली बात सुनी तब मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सच है, अगर हम निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को याद करते हैं, वो शक्ति तो साक्षात सामने खड़ी हो जाती है। और आज इसका प्रमाण भी आपको मैं बताने वाला हूं। वो गोलियां मारने लगे। गोलियां मारते हुए जब बहुत करीब तक आए तब मन और मस्तिष्क में फिर एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सामने भी खड़ा हूं। फिर वो गोली मारते हुए नजदीक आए, फिर भी उसने बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चलने के बाद वो पाकिस्तान का जवान रुक गया। वो वापस मुड़ा, इन आंखों से देख रहा था। उसने राइफल मेरे सीने की तरफ करी, तब मुझे लगा अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं जाको राखी सैया मार सके ना कोई। और इस देश को भारत मां ऐसे ही नहीं कहते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा, तभी तो उसने जब गोली चलाई तो यहां पर पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ियों पे चलते चलते। और उस पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे। शायद इस मां भारती ने वो सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और डिपॉजिट हो गई। इस गोली के धक्के से एहसास हुआ, आभास हुआ कि मैं तो मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के जब मेरा हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, लगा मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था। मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर इस तरह से फेंक दिया तो कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा। और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया और यहां से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिर गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। फिर गोलियों की बौछारें शुरू हो गई। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उस पाकिस्तान के जवान की राइफल को उठाने की कोशिश करी। इस हाथ की तो हड्डी निकल करके पूरी बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल पे झपट्टा मारा, इस तरह से पलट करके फायरिंग किया और 4-5 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर पर, तीसरे पत्थर पर, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि यहां अकेला नहीं है, हिंदुस्तान की सेना की दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है। बस उनके हौसले पस्त हो गए, उनके पैर उखड़ गए, वहां से वो भाग खड़े हुए। विवश था, लाचार था, क्योंकि चल नहीं सकता था।
पैर की पूरी मसल निकल करके बाहर थी, इस हाथ की हड्डी पूरी निकल करके बाहर थी, लेकिन फिर भी हताश और निराश नहीं हुआ। एक हाथ से खिसकता, रेंगता, फायर करता हुआ 4-5 मीटर तक उनके पीछे गया, और 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनकी वेपन के डिप्लॉयमेंट, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं। वो देखता रहा, वो मंजर देखता रहा। बहुत देर के बाद जब वो पोस्ट पूरा खाली हो गया, फिर मन के अंदर फिर पागलपन छाया कि नहीं, अपने साथियों को बचाना है, मुझे तो नीचे भी जाना है। फिर पूरी आत्मशक्ति को एक साथ एकत्रित करके फिर खिसकता, रेंगता अपने उन साथियों तक पहुंच पाया जहां पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में आया कि इनमें हो सकता है मेरी तरह कोई जिंदा होगा। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का सर पूरा निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर बैठ करके रोया। कभी रोए जीवन में? हाँ, ये स्टूडेंट वो इसलिए रोते हो, बोला सर ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, ये टॉपिक समझ में नहीं आता, ये काम मेरे से नहीं होगा। ये रोना नहीं, कभी जीवन में आंसुओं से रोना, मन से रोना। और जब हम मन से रोते हैं ना, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हम क्या है? हम ये शरीर नहीं है, हम तो सोल है। तो जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, कभी हुए आप कनेक्ट? 3 कला है जो बहुत जल्दी हम कनेक्ट होते हैं, रोने से, हंसने से और नाचने से। हम ये मन से अगर करते हैं तो अपने आप से कनेक्ट होते हैं। जब अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो बहुत हल्कापन फील करते हैं, और आज हम बहुत भारीपन फील कर रहे हैं क्योंकि अपने आप से डिस्कनेक्ट हैं और बाहर से कनेक्ट है, इसलिए भारीपन है हमारे अंदर। तो मैं रोता रोता अपने आप से कनेक्ट हुआ, अपनी सोल से कनेक्ट हुआ, तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो अपने बंसी वाले से कनेक्ट हो गया। और जैसे ही बंसी वाले से कनेक्ट हुआ, तुरंत आवाज है, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2.5 साल की सर्विस, 8 मीटर के अंदर डेड बॉडियों का ढेर पड़ा हुआ था, उस ढेर में ये मैं पड़ा हुआ था। व्यवस्था जहां तक नजर जा सकती थी सिर्फ पहाड़ और बर्फ के सिवा कुछ नहीं, वही नजर आता था। ये भी पता नहीं था कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। तो उस आवाज ने जैसे ही आवाज दी, लेकिन मन तो बड़ा चंचल है, भ्रमित कर देता है। उस आवाज से हटा करके सीधा दर्द पर मुझे लेकर के आ गया। असहनीय पीड़ा का एहसास करा दिया। इस हाथ को ऐसे बांधने की चेष्टा कर रहा था लेकिन बंध नहीं पा रहा था। तोड़ने की कोशिश करी, टूटा भी नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। लेकिन हम जब एक बार परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, परमात्मा कभी डिस्कनेक्ट होने ही नहीं देता। उनको भी लगा कि हाँ शायद डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। दोबारा से आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला। 500 मीटर मैं उस पहाड़ी पर पत्थरों में लुढ़कता हुआ नीचे आया। फिर अपने साथियों को तमाम इंफॉर्मेशन दिया। और लास्ट में कमांडिंग ऑफिसर ने बोला, बेटा कुछ बता सकता है, मुझे देख पा रहा है? इतना लहू बह गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद था। मगर साहब मैं सुन सकता हूं, बता सकता हूं। तब ऊपर की तमाम घटनाक्रम से अवगत कराया, इंफॉर्मेशन से उनको बताई। उसके बाद लास्ट में उन्होंने एक ही सवाल किया, जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्नेशन और फील्ड पट्टी की है, जो खाने के लिए नहीं चाहिए। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाला बिस्किट का पैकेट सिर्फ आधा खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख ही नहीं लगती है। मैं इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर मुझे पता नहीं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूं, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया, और बिना किसी कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा। उस टाइगर हिल टॉप के बाद कारगिल युद्ध का U-टर्न हो गया था, सीजफायर हो गया था। जैसा आप जानते हैं कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मुझे भी वहां से दिल्ली बेस हॉस्पिटल भेज दिया गया।
16 महीने हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल भारतीय सेना में सेवा करके 31 दिसंबर 2021 को रिटायरमेंट हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से रिटायर्ड नहीं हुआ। तो मेरे नौजवान साथियों, आप बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने जीवन का जो 3P का फॉर्मूला आपको बताया होगा, अगर समझ गए होंगे, पहला पर्पस, दूसरा पैशन और तीसरा परफॉर्मेंस, तभी आप एक जीवन के सकारात्मक रास्ते की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और जिस व्यक्ति, जिस इंसान के पास सकारात्मकता है, उसके पास इस ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां हैं, और जिसके पास नकारात्मकता है, उसके पास इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए आप सकारात्मक सोच के साथ, क्योंकि जब सकारात्मक सोच होती है, एक इंसान, जो साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, जो प्रोफेसर यहां पर बैठे हैं, वो जानते हैं कि इंसान ऊर्जाओं का पुंज है, ऊर्जाओं का खजाना है, इसमें ऊर्जा ही तो है। और जब हमारी ऊर्जाएं ऊपर उठती हैं, तब हमारा व्यक्तित्व ऊपर उठता है, हमारा पुरुषार्थ ऊपर उठता है, हमारा चरित्र ऊपर उठता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा समाज उठता है, और जब समाज उठता है तो ये राष्ट्र उठता है। तो आखिर में मैं आप सबको वापस चरण वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वैभव जी, आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ऐसे बुद्धिजीवी और ऐसे देवतुल्य नागरिकों से आशीर्वाद दिलाने का जो आपने काम किया, आपको बारंबार नमन। और सिर्फ 2 लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने सुना होगा नौजवान साथियों कि ये सांस ही जीवन है, जीवन ही सांस है ना? कितनी बार सांस लेते हो? अरे कितनी बार लेते हो भाई? कितनी बार? 2 बार? हर पल नहीं, 1 मिनट में कितनी बार लेते हो? 1 मिनट में कितनी बार? 72? 20 बार? एक इंसान, स्वस्थ इंसान 1 मिनट के अंदर 15 से 17 बार सांस लेता है, 15 से 17 बार। और जब हम मन और मस्तिष्क की एक स्थिति होती है, तो तब हमारी सांसों की गति 13 से 15 बार हो जाती है। जब हमारी सांस धीरे और गहरी होती है, तब हमारा मन और चित्त एकाग्र होता है। और जब मन और चित्त एकाग्र होता है, उस समय जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको मिल जाता है। इसलिए इस धरती पर जो हमारे ऋषि हैं, संत हैं, वो पता है कितनी बार सांस लेते हैं? 7 से 8 बार सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर, जब वो ध्यान में होते हैं। और इस धरती पर सबसे ज्यादा आयु वाला प्राणी कौन है पता है? कछुआ। सिर्फ 3 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। तो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज से अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपने सांस को कंट्रोल कर लिया, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे। और माइंड कंट्रोल हो गया तो आपकी बॉडी और आपका जीवन कंट्रोल हो गया। ये सागर है, सागर अद्भुत, इसमें अमृत भरा हुआ है, अद्भुत है। और इसकी खास बात यही है कि जो भी इसको भेजा जाता है, उसको फैक्ट और सच समझता है। और ये सच समझता है तो अपनी इस बॉडी को ऊर्जा दे देता है, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। आपकी माइंड के अंदर कोई भी पिक्चर पहुंचती है, बॉडी के अंदर तुरंत हार्मोन्स रिलीज हो जाता है। और जैसे ही बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होता है, बॉडी की दिशा उस तरफ ही बढ़ती हुई चली जाती है। तो इसलिए आपका ये पूरी दुनिया में से फक्र करते हैं हिंदुस्तान के ऊपर कि भारत युवाओं का राष्ट्र है। और सच में 65% युवा है इस देश के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि उसमें से 80% को ये पता नहीं कि सूरज कितने बजे निकलता है। क्योंकि रात को 2:30 बजे तक, 3 बजे तक या तो वो रील बनाएंगे
और यह पढ़े अपने जीवन लाइफ स्टाइल को इतना चेंज कर दिया है। उनको ये पता नहीं कि सुबह 4 से जो 5 बजे का समय होता है, रोज प्रकृति आपके दरवाजे पर पूरी एनर्जियों का खजाना लेकर के आती है, लेकिन आप तो उसको लूटना ही नहीं चाहते। आप तो अपने नींद का उस समय मजा लेते हो। तो इसलिए अपने जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदली कर लो। 10 से 11 बजे सोना शुरू करोगे और 4 से बजे उठना शुरू करोगे ना, तो आपके अंदर एक ऊर्जाओं का अलग वेग जाएगा, अलग। ये करोगे आप लोग? फौजी से वादा कर रहे हो? फौजी राष्ट्र से वादा करता है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा राष्ट्र जरूर रहेगा। इसलिए अगर वादा करना है तो उसको निभाना भी है। इसलिए 2 लाइन कहता हूं कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय 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 भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।